कि वहाँ कर्फ्यू है, वहाँ इंटरनेट बैन है। हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इन चीज़ों के चलते हुए सच्चाई कभी बाहर आ ही नहीं सकती। बिल्कुल डर का माहौल है और एक किस्म की जो मुसलमान नागरिक की जो क्लेम है ऑन देयर राइट्स, ज़मीन हो, मकान हो, जिस तरह से वो बसे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड बढ़ रहा है, उसके ऊपर उनका जो अधिकार है, उसके ऊपर जो उनका क्लेम है, उसे सिस्टमैटिकली ख़त्म किया जा रहा है और उसके अंदर ये कड़ी है। यही तो दीवार है कि पीड़ित परिवार से आप भी नहीं मिल सकते, मैं भी नहीं मिल सकती। पीड़ित परिवारों के बारे में हमें बताएगा एडमिनिस्ट्रेशन, और जो उनके बारे में कहेगा कि ये पीड़ित नहीं है, ये हिंसक भीड़ है और ये अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रही है जो अवैध है। वो उनका पक्ष सामने ही नहीं आ रहा कि 2-3 बार उस ज़मीन की लीज़ जो है ऑलरेडी रिन्यू हो चुकी है। वो एक प्रक्रिया है जो चल रही है, कोर्ट में चल रही है। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है उसको लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज पेश की गई है। उसके बारे में हम बात करते हैं। मैम, कहा यह जा रहा है कि शुरुआती जो वीडियो सामने आए जहां महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थीं उनको लेकर कि ये लोग जो है महिलाओं को उकसा करके आगे बिठा देते हैं। आप वहां पर गई हैं, किस तरह की परिस्थिति, क्या वाकई बहला फुसलाकर महिलाओं को आगे किया गया था, क्या कुछ सामने? मैं बहुत सख्त शब्दों में इस चीज़ का खंडन करना चाहूँगी कि औरतों को बहका के, फुसला के या किसी के बहकावे में लाकर वहाँ खड़ा किया गया था। औरतें अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर, वो औरतें उस लोकल, उस कम्युनिटी की पार्ट हैं और वो पहले भी बहुत सारी मूवमेंट्स जो हुई हैं, जो हमारे नागरिक अधिकारों के लिए मूवमेंट्स चलती रही हैं, उसका पार्ट रही हैं, हिस्सा रही हैं। और वो जैसे कि बताया गया हमें कि मगरिब की नमाज़ ख़त्म हुई थी और सभी लोग, छोटे छोटे घर हैं, बाहर आ रहे थे तो एक औरतें एकदम से सामने आके खड़ी हुई। पर उनका इतिहास है ऑर्गेनाइज होने का, मोबिलाइज होने का। वो किसी के बहकावे में खड़ी नहीं हुई, वो बिल्कुल, वो आज भी मजबूती से खड़ी हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, हम जा तो नहीं पाए अंदर, पर हमने कुछ फ़ोन पे बात की, कुछ लोगों जो लोकल जर्नलिस्ट हैं या सिविल सोसाइटी के, उनके माध्यम से जब हमने औरतों से बात की तो वो बहुत मजबूत औरतें हैं, वो जानती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो एक पूरी जो शुरू हुई थी बात की, अगर वो सीए हो या जो लव जिहाद के मामले में जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुए, उसे समझते हुए वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट का बहुत अच्छा पार्ट है। पर जिस तरह से आपने देखा जो कार्रवाई अब इस वायलेंस के होने के बाद हो रही है, वो उसको किस तरह से वहाँ पर नज़र आ रही कार्रवाई होती है? देखिए, यही मैं बात कहना चाहती हूँ कि वहाँ कर्फ्यू है, वहाँ इंटरनेट बैन है। हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इन चीज़ों के चलते हुए सच्चाई कभी बाहर आ ही नहीं सकती। जो बाहर आएगा वो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खाली उनका पक्ष ही बाहर आएगा, क्योंकि उनके पास कंट्रोल है इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके वो एक तरह का नैरेटिव आगे कर रहे हैं कि हिंसा वहाँ पे शुरू हुई, वहाँ पे पत्थर चले। हम नहीं जानते, कोई लोग क्या नहीं आप जानते। उन पीड़ित परिवारों से मिली? नहीं, पीड़ित परिवारों से तो मैंने कहा मिल ही नहीं सकते। यही तो दीवार है कि पीड़ित परिवार से आप भी नहीं मिल सकते, मैं भी नहीं मिल सकती। पीड़ित परिवारों के बारे में हमें बताएगा एडमिनिस्ट्रेशन, और जो उनके बारे में कहेगा कि ये पीड़ित नहीं है, ये हिंसक भीड़ है और ये अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रही है जो अवैध है। वो उनका पक्ष सामने ही नहीं आ रहा कि 2-3 बार उस ज़मीन की लीज़ जो है ऑलरेडी रिन्यू हो चुकी है। वो एक प्रक्रिया है जो चल रही है, कोर्ट में चल रही है। वो एक ऐसी संकरी गली में मस्जिद और मदरसा है जहाँ कुछ और नहीं बन सकता, कोई रोड चौड़ी नहीं हो रही, कोई पुल नहीं बन रहा। उस जगह पे वहाँ जाना तो एक खाली एक मैलिफाइड इंटेंशन जो है उसी को अब जो पुलिस स्टेशन की बात कही जा रही है, इससे पहले आपको याद होगा कि जब एटीएस दफ्तर खुलवाने की बात देवंत के इलाके में कही जाती थी, उसे एक आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये संदेश देने का प्रयास है, एक डर का माहौल पैदा करने का प्रयास है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल डर का माहौल है और एक किस्म की जो मुसलमान नागरिक की जो क्लेम है
ऑन देयर राइट्स, ज़मीन हो, मकान हो, जिस तरह से वो बसे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड बढ़ रहा है, उसके ऊपर उनका जो अधिकार है, उसके ऊपर जो उनका क्लेम है, उसे सिस्टमैटिकली ख़त्म किया जा रहा है और उसके अंदर ये कड़ी है। वो पिछले 6-7 साल से हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ये बने माहौल कि जो मुस्लिम नागरिक है उसकी नागरिकता और उसके क्लेम्स के ऊपर अंकुश लग जाए। वो इस घटना में बहुत पुश हुआ नज़र आया है। पहले कुछ लोगों का कहना है कि 1000 वहाँ पर मुस्लिम थे, अब जो है लाखों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर यहाँ पर बस गए। ये इसके ऊपर ना तो कोई आंकड़ा है, बार बार ये सवाल पूछा गया है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने असेंबली में भी ये सवाल पूछे कि आंकड़ा दो कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहाँ चेंज हुआ है। जो उत्तराखंड के इस इलाके में जो मुसलमान रहते हैं वो सदियों से रह रहे मुसलमान हैं, वो कोई पलायन किए हुए मुसलमान नहीं। और जैसे भारत भर में जगह जगह लोग रह रहे हैं और ये ख़ास जो बनभूलपुरा वाला इलाका है ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और ये पुराना इलाका है। ये इट इज़ कॉल्ड पुराना हल्द्वानी। ये नया हल्द्वानी नहीं है जिसकी डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। पर किसी किस्म का एक भी आंकड़ा, और ये बात यूसीसी की कॉन्टेक्स्ट में अभी जस्टिस मदन लोकूर ने भी उठाई अपनी एक इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कहाँ हैं आंकड़े ये दिखाने के लिए कि लव जिहाद हो रहा है, कहाँ हैं आंकड़े दिखाने के लिए कि ये इस तरह से आबादियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं। ये एक झूठा नैरेटिव है जो धकेला जा रहा है। उनका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है पुलिस को धमका रहे हैं, टेलीविजन पे जो कह रहा है, मगर उनको जो 2 करोड़ का जुर्माना पड़ा है और जो लोग मरे हैं उनका जुर्माना किससे लिया जाएगा, कौन देगा? बिल्कुल, और जो लोग मरे हैं वो बिल्कुल ही इनोसेंट लोग मरे हैं। जैसे कि उनकी प्रोफाइल सामने आ रही है, वो काम से लौट रहे गरीब आदमी, मज़दूर, कारपेंटर, वो मरे हैं। और हमारी तो मांग रहेगी प्रशासन से कि मुआवजा दिया जाए और जांच की जाए। हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जांच हो। बार बार ये बात हमारे समक्ष आई कि वहाँ कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि प्रशासन ने हर किस्म से मीडिया को और सिविल सोसाइटी को किसी भी तरह का इंटरेक्शन करने से रोक रखा है। और प्रशासन एक बेहद बार बार एक मैसेज कर रहा है। जैसे हम हैरान हो गए कि किस तरह की लैंग्वेज जो प्रशासन के ऑर्डर्स में पास की गई है। जैसे एक ऑर्डर में कहा गया है कि एक समुदाय विशेष की हरकतों की वजह से, हमेशा प्रशासन ये कहता है कि शरारती अंसरों की वजह से, कभी पूरे एक समूह को पेंट नहीं कर दिया जाता कि उनकी हरकतों की वजह से हिंसा भड़की। पर आम ये भाषा लिखित में जो है प्रशासन डाल रहा है और कर्फ्यू बढ़ाया जाता है क्योंकि समुदाय विशेष से हिंसा की डर है। तो इस तरह की बातें एक मैसेज भेजती हैं कि आज जैसे बताया 9 से 11 2 घंटे के लिए कर्फ्यू। जी, पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया, कहा गया कि मुसलमान उलमा थे उस वक्त उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया करने के लिए। अब ये बात का समझ में नहीं आता कि उलेमा जो हैं जिस दिन 4 तारीख को ताले लगे हैं उसके ऊपर, उसके आसपास 20 उलेमा का वफ़द जो था वो जाके प्रशासन को मिला था और उनसे बात की थी और प्रशासन से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये इस चीज़ को ढाया ना जाए। तो उलेमा क्यों अपना फ़ोन बंद कर देंगे, ये किसी तरह से भी समझ में नहीं आता कि जैसे बताया कि काजी, उलेमा और सब सीनियर मिला के 80 लोग हैं, वो क्यों बंद करेंगे जबकि वो 3 दिन पहले वहाँ गए थे प्रशासन से मिलने। जी।
तो अभी हमसे बात करी थी नवशरण कौर, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थी। जो टीम हल्द्वानी गई थी उसमें ये नवशरण कौर वहाँ पर पहुँची थी। हालात कैसे थे वो बता रही थी। साथ ही जो अभी भी कर्फ्यू की बात कही जा रही है उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं बरती है। जिन 80 लोगों की बात कही जा रही है कि एक साथ 80 लोगों का फ़ोन बंद हो सकता है, ये तमाम सवाल हैं। और एक विशेष सवाल ये कि प्रशासन की तरफ से जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि एक विशेष समुदाय की हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो ये अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रहा है कि किस तरह की स्थिति रही होगी हल्द्वानी में। इस वीडियो को लेकर, इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।